नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ का भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। तो ये चार भाग कौन कौन से हैं? पहला तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश, दूसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये वाला भाग, तीसरा है महानदी का पठार, ये बीच वाला तीन संभाग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग वाला भाग, चौथा है दंडकारण्य का पठार, बस्तर संभाग वाला भाग। तो मैंने आप लोगों को जो है बेसिक जानकारी दी थी इन चारों प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में। इनको प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। ठीक, प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक क्षेत्र, मतलब कि छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को चार भागों में विभाजित किया गया है। कोई मैदानी भाग है, कोई पठारी भाग है, कोई पाट प्रदेश वाला भाग है, इस आधार पर। ठीक, तो आज हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हुए इन चारों प्राकृतिक प्रदेशों को विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में। ठीक, फिलहाल मैं इसको क्लीन कर देता हूं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, तभी इस वीडियो लेक्चर पर आप लोग आए हैं। अगर कोई बच्चा नया है ना, तो उसको मैं बोलूंगा कि भाई बच्चे पहले आप जो है लास्ट वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। कोई भी चीज जो है आप क्रम से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको जो है इधर उधर से निकल जाएगा। भाई बीच से आप कोई चीज शुरू करेंगे, शुरू का आपको पता ही नहीं है, और बीच से अचानक से आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या होगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भाई जसपुर सामरी पाट प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां से किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो सारा चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विस्तार की। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है चारों प्राकृतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो इन चारों प्राकृतिक प्रदेशों को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि बात करेंगे हम लोग विस्तार की, इन प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार कहां पर है, मैंने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया भी था। इसमें एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। उसके बाद विस्तार के बाद हम लोग देखेंगे इसका ढाल किस तरफ है, अपवाह तंत्र, खनिज क्या मिलता है, प्रमुख पर्वत चोटियां, कोई विशेष बात और है, तो वो सारा चीज हम लोग जो है सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे सबका। उसके बाद फिर उपविभाग, इन प्राकृतिक प्रदेशों को अलग अलग उपविभागों में बांटा गया है। जैसे अभी हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश को देखेंगे, इसको तीन उपविभागों में बांटा गया है। तीन उपविभाग, या फिर हम बोल सकते हैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो उन तीन उपविभागों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विस्तार। तो आप लोग जो है एक तरफ ऐसे लिखते चलिएगा, विस्तार। तो भाई इसका विस्तार कहां पर है, किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाना, ये पूरा का पूरा जसपुर जिला इसमें आ जाएगा। ठीक, जसपुर जिला कहां है आप लोगों को पता होगा ना, मैंने मानचित्र अच्छे से कराया है, कल भी मैंने बताया था मानचित्र में। तो जसपुर जिला पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा इसमें आएगा बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला का दक्षिणी भाग जो जसपुर से लगा हुआ है, जिसमें सामरी तहसील, कुसमी तहसील, ये वाला पार्ट आ जाएगा। सामरी और कुसमी तहसील इसमें आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ना जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो बलरामपुर जिला पूरा इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना, बलरामपुर जिला इसमें पूरा नहीं आएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी भाग जो जसपुर से लगा हुआ है, सामरी और कुसमी तहसील वाला क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा का वो वाला पार्ट जो जसपुर से लगा हुआ है, जिसमें आ जाएगा मैनपाट। ठीक, मैनपाट आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी फेमस जगह है हमारे छत्तीसगढ़ का। उसके बाद सीतापुर तहसील, लुंड्रा तहसील, इनके कुछ भाग जो है इसमें आएंगे। ठीक,
तो सरगुजा से क्या क्या पकड़ना है, मैनपाट, सीतापुर और लुंड्रा। बलरामपुर से सामरी और कुसमी, इन दोनों को पूरा नहीं पकड़ना है। सरगुजा और बलरामपुर जो है पूरा पूरा नहीं आएंगे, इनके कुछ कुछ भाग जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जसपुर जिला पूरा का पूरा, जसपुर जिला पूरा का पूरा जो है इसमें आएगा। तो इस प्रकार से इसका विस्तार 3 जिलों में है, जिसमें से एक जिला संपूर्ण और 2 जिले थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, तो जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ध्यान रखना इसको। तो ये हो गया विस्तार। और यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश किन क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी स्थिति पूछा जाता है कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहां स्थित है, किस दिशा में स्थित है। ठीक, यह पूछा जाएगा स्थिति। तो देखो, जो जसपुर जिला है, अब बलरामपुर का जो दक्षिणी वाला भाग है, सरगुजा का पूर्वी वाला भाग है, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है। अगर मैं मानचित्र बनाऊं, थोड़ा सा मैं बना लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, ये इस टाइप से, ठीक इस तरह से ये हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, ये हमारा छत्तीसगढ़। और जसपुर कहां पर है, तो यहां पर है अपना ये इसको मैं अलग से वो करता हूं। हमारा जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ये कहां पर है, तो ये हो जाएगा यहां पर। ठीक, ये ऐसे कुछ हम लोग बना लेते हैं। यहां पर जसपुर जिला आ जाएगा, ये मान लो आपका जसपुर जिला है। ठीक है, यहां पर ये वाला सरगुजा का भाग हो गया, ये जो है बलरामपुर का भाग हो गया। ठीक, ये जसपुर, ये सरगुजा। सरगुजा का भाग थोड़ा सा कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इतना हम लोग ले लेते हैं। ठीक, इसको पतला भी कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, तो ये नीचे इधर वाला सरगुजा का भाग, इधर वाला बलरामपुर का, और ये वाला जसपुर। ठीक, तो ये होगा हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब हम लोग स्थिति देख रहे थे कि भाई जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहां स्थित है। तो देखना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, दिशा मैंने बताया था, ये वाला भाग उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो जसपुर जिला छत्तीसगढ़ में किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है ना। थोड़ा सा ये पूर्व में भी है, इधर उत्तर में भी पड़ता है। ठीक, तो इसकी स्थिति हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व में स्थित है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश किस दिशा में स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, ध्यान रखोगे, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद अगला जो चीज है स्थिति में, कि भाई ये किन्हीं पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करता है क्या, तो देखना यहां पर एक सीमा बनती है झारखंड और ओडिशा की। नीचे में ओडिशा है, ठीक, नीचे में ओडिशा है और ऊपर है झारखंड। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ये किन राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो झारखंड और ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। ठीक, झारखंड और ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। तो स्थिति आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको दिमाग में बैठा लेना है। जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको मैं दोहरा करके बताता हूं, ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए जल्दी से। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट चीज है क्षेत्रफल। एरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कल लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, चारों प्राकृतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आप लोगों को याद हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक, और याद करना बहुत जरूरी है क्षेत्रफल को, इसका परसेंटेज भी। चलिए इसको मैं बाद में देखता हूं। ठीक, तो क्षेत्रफल इसका होगा 6208 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 6208 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है इस एरिया का। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 6208 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का एरिया होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4
4.59% होता है। कितना? 4.59% होता है छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का। ये पूरा का पूरा 100%, छत्तीसगढ़ 100% ना, तो उसमें से 4.59% भाग जो है ये वाला एरिया पड़ता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला एरिया। ठीक, और क्षेत्रफल कितना होता है? 6208 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, यहां पर जो विस्तार है ना, जिसमें मैंने 3 जिले बताए, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा, यहां पर एक और चीज ऐड करना, संभाग, कि जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं तो सरगुजा संभाग में 2 प्राकृतिक प्रदेश होते हैं। ठीक, सरगुजा संभाग में 2 प्राकृतिक प्रदेश, ये वाला अपना जसपुर सामरी पाट प्रदेश, इधर ये हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसके बाद अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो वहां केवल दंडकारण्य का पठार। ठीक, इसके बाद जो महानदी बेसिन है वो 3 संभागों में फैला हुआ है, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग। ठीक, तो ये अकेला संभाग है सरगुजा, जिसमें 2 प्राकृतिक प्रदेश होते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, तो उसको वहां पर ऐड कर लेना। तो क्षेत्रफल याद रहेगा 6208 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज याद रखना है 4.59 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब अगला चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो होगा ढाल। ढाल पूछा जाता है, ढाल, और इसी में हम लोग ले लेते हैं अपवाह तंत्र। ढाल और अपवाह तंत्र। अब मैंने ढाल के बारे में कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो देखो ढाल क्या होता है कि जो कोई भी क्षेत्र हो उसका एक तो ढाल तो होगा ना भाई, एकदम से ऐसा सपाट तो नहीं होगा। अगर मान लो कोई ऐसा सपाट भी है, ऐसे स्क्वायर शेप में भी है, तो उसका ढाल ये हो जाएगा, ये ढाल होगा ना, इधर वाला, इधर वाला। अब कोई पहाड़ वहाड़ है ऐसे टाइप से, तो ये उसका ढाल हुआ, इधर ये ऐसे ढाल हुआ। ठीक है ना, तो ढाल पूछा जाता है कि किस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल किस दिशा में है, किस तरफ है। ठीक, वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत चारों तरफ होता है, लेकिन मुख्य रूप से इनका ढाल किस तरफ है ये ध्यान में रखना जरूरी है। और ढाल का पता कैसे चलेगा कि भाई इसका ढाल प्रमुख रूप से किस तरफ है? तो उस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, वही जो है उसका ढाल होगा। अब जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, यहां की जो नदियां हैं वो 2 दिशाओं में प्रवाहित होती है। कुछ नदियां जो है दक्षिण में बहती है, जैसे इस तरफ बहेंगी, कुछ नदियां इस तरफ बहेंगी ऐसे नीचे। अब इधर से जो है महानदी निकलती है, ऐसे बहती है। तो कुछ नदियां जो है यहां से निकल करके नीचे बहती है और महानदी में आकर के मिलती है। ठीक, वहीं कुछ नदियां यहां से निकल करके पूर्व दिशा में बहेगी और बाद में फिर वो जो है धीरे से उत्तर की ओर चली जाती है और वो सोन नदी में जाकर के मिलती है। सोन नदी वो जो है मध्य प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, वहां से ऐसे निकल करके ऐसे बहती है, फिर उत्तर प्रदेश जाएगी, फिर बिहार जाएगी, फिर सोनपुर नामक स्थान में बिहार में वो गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, तो यहां की जो नदियां हैं वो कुछ नदियां जो है सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है और कुछ नदियां जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो इसका ढाल क्या होगा? तो कुछ नदियां दक्षिण की ओर बह रही है। ठीक, कुछ नदियां दक्षिण की ओर बह रही है, तो दक्षिण एक इसका ढाल हुआ। दूसरा, कुछ नदियां यहां पर पूर्व की ओर बह रही है। ठीक, तो यहां पर दक्षिण में बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो है ईब, ईब नदी। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है कन्हार। ठीक, कन्हार पूर्व की ओर बहती है, कन्हार। ठीक, तो दक्षिण की ओर बहती है ईब नदी। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में डिटेल में, उसको भी जैसे इसको हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर भी है और पूर्व की ओर भी है, क्योंकि यहां की नदियां कुछ जो है दक्षिण में बहती है और कुछ जो है पूर्व की ओर बहती है। लेकिन प्रमुख रूप से यहां की जो नदियां हैं वो दक्षिणवर्ती नदियां हैं, दक्षिण की ओर बहती है। अब अपवाह तंत्र हम लोग देखते हैं, तो जो ईब नदी है या दक्षिण की ओर जो अपवाह तंत्र है वो है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, मैं यहां इसको एरो कर देता हूं। अब ये कन्हार की अगर हम बात करें, जो नदियां पूर्व की ओर जाती है, तो वो नदियां मिलती है सोन गंगा अपवाह तंत्र में। ठीक, सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र लगाओगे। ठीक, तो ढाल किस तरफ है बच्चों? तो दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है। प्रमुख नदियां हैं दक्षिण की ओर बहने वाली ईब और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है
कन्हार, ठीक। और भी नदियां हैं, मैनी वगैरह, कुछ कुछ, मैनी नदी, शंख नदी, ठीक। अब अपवाह तंत्र ध्यान रखेंगे, एक तो महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां आकर के मिलेंगी? जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है वो नदियां। और सोनगंगा अपवाह तंत्र में जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं वो नदियां जो हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र में मिलेंगी, ठीक। तो अपवाह तंत्र भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में कौन सा अपवाह तंत्र आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग देखते हैं यहां पर मृदा किस प्रकार का पाया जाता है। मृदा, मिट्टी, ठीक, मृदा, मृदा, मिट्टी। इस क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यह भी पूछा जाता है कि भाई किस प्राकृतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक। तो मृदा की अगर हम बात करें तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी यहां पर पाई जाती है, ठीक, मृदा, लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कई बार जिला भी पूछ लिया जाता है, तो जसपुर जिले में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक। तो अलग अलग तरीके से यहां से सारा चीज पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मिट्टी के बाद हम लोग अगला चीज देखेंगे, फसल। भाई मिट्टी में फसल होती है ना, खेतीबाड़ी किया जाता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान राज्य है। तो मृदा की अगर हम बात करें तो यहां पर मिट्टी तो लेटेराइट हो गई, ठीक। अब लेटेराइट मिट्टी है तो यहां पर जो प्रमुख फसल होगी वो होगी बागवानी, ठीक। कौन सी फसल होगी? बागवानी। जहां भी लेटेराइट मिट्टी होती है वहां पर बागवानी, मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है बागवानी फसलों के लिए उत्तम होती है। बागवानी फसल क्या होता है? तो भाई बागवानी मतलब बाग शब्द आया है ना, बाग मतलब बगीचा। तो यहां पर प्रमुख रूप से फल, फूल, उसके बाद चाय वगैरह की खेती यहां पर की जाती है। धान भी लगाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि धान नहीं लगाया जाता है, धान तो लगभग हर जगह लगाया जाता है, लेकिन धान यहां की प्रमुख फसल नहीं है, क्योंकि यहां की मिट्टी ऐसी है कि यहां पर धान से अच्छा ये सारी चीजें जो है पैदावार देती है, ठीक। तो बागवानी फसलों के लिए जाना जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक, बागवानी के लिए। और बागवानी फसलें यहां पर किस तरह से ली जाती है? तो फल, फूल, चाय, इस टाइप की चीजें, इसके अलावा औषधि पौधे भी जो है यहां पर लगाए जाते हैं, ठीक। तो बागवान मिट्टी याद रखेंगे लेटेराइट, फसल याद रखेंगे बागवानी, ठीक। इतना ये चीज ध्यान रहेगा, सारा चीज पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखना, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परीक्षाओं में न पूछा गया हो। अब हम लोग अगला देखते हैं, यहां पर शैल देख लेते हैं, शैल तंत्र। शैल तंत्र हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना देखी थी, ठीक। भूगार्भिक संरचना के अंतर्गत मैंने बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ के इस वाले भाग में दक्कन ट्रैप पाया जाता है। दक्कन ट्रैप मैंने बताया था ना, शैल, शैल, दक्कन ट्रैप, ठीक। सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत सारा चीज, ठीक। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लगातार वीडियोस आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक। और डिटेल से मैं हर एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और जो भी डाउट्स हो उसे बताइए, मैं ये भी बोलता हूं, ठीक। तो यहां पर शैल अर्थात चट्टान, दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा यहां पर कई स्थानों पर ग्रेनाइट के चट्टान भी देखने को मिलते हैं, ठीक। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के चट्टान भी यहां पर देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में रखोगे। ग्रेनाइट के चट्टान भी जो है यहां पर देखने को मिलता है। और प्रमुख जो शैल तंत्र है वो है दक्कन ट्रैप। अब शैल तंत्र हम लोग देखें तो इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं खनिज, कि यहां पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो भाई यहां पर खनिज याद रखना, बॉक्साइट, यहां के बहुत सारे क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। जैसे मैन पार्ट वाला जो एरिया है वो भी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रमुख बॉक्साइट के क्षेत्र हैं, ठीक। तो बॉक्साइट खनिज जो है यहां पर प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप, चूंकि यहां पर शैल तंत्र दक्कन ट्रैप है तो वहां पर जो है बॉक्साइट चट्टाने खनिज मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। बॉक्साइट क्या काम आता है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिससे घरों में बर्तन यूज करते हो ना, एल्यूमिनियम वाला,
वैसे एल्यूमिनियम का जो प्रमुख यूज है वो बर्तन बनाने में नहीं होता, वो बड़े बड़े उद्योगों में उसका यूज होता है, जहाज बनाना, काफी सारी चीजों में। ठीक, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको संयंत्र स्थापित है ना, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें जो है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। ठीक, तो वो भी ध्यान में रखोगे। तो सैल हो गया, खनिज हो गया। ठीक, और क्या बच गया बताना? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अगला, पर्वत चोटी। पर्वत चोटी, ठीक, पर्वत चोटी, प्रमुख पर्वत चोटी। वैसे तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, पर्वत चोटियां हैं। ठीक, तो इनमें से जो प्रमुख पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक, मैं खाली चोटी लिखता हूं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गौर लाटा। गौर लाटा पर्वत चोटी, गौर लाटा पर्वत चोटी, जो कि बलरामपुर जिले में है। बलरामपुर का जो सामरी तहसील है ना, वहां पर गौर लाटा चोटी पड़ता है, सामरी पाट में। ठीक, गौर लाटा चोटी, इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इसकी हाइट 1225 मीटर। ठीक, कहां पर पड़ेगा, किस जिले में? तो बलरामपुर जिले में पड़ेगा। साइड में लिख लो, बलरामपुर जिला का सामरी पाट या सामरी तहसील में गौर लाटा चोटी है, जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो होगी गौर लाटा पर्वत चोटी। अगली चीज, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो भी यही है। ठीक, प्रश्न पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा चोटी, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा चोटी, उत्तरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा चोटी। ठीक, तो ओवरऑल ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 1225 मीटर। इससे ऊंची पर्वत चोटी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ध्यान रखेंगे। 1225 मीटर इसकी हाइट है, अर्थात 1 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची यह पर्वत चोटी है। काफी बार पूछा गया है, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत बार पूछा गया, ये सारा चीज पूछा गया है। ठीक, सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। मेरा हर एक शब्द जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो गौर लाटा चोटी 1225 मीटर, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, बलरामपुर जिला, सामरी पाट अथवा सामरी तहसील, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और किस दिशा में पड़ता है, ऐसा अगर पूछ दे गौर लाटा चोटी, तो भाई ये पड़ेगा अपना जो मैंने स्थिति बताया था ना, उत्तर पूर्व, ये बोल सकते हैं ना, उत्तर पूर्वी भाग में ये पड़ता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखोगे। उसके बाद अगला चीज ध्यान रखना कि जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वो प्रदेश का सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक, क्योंकि भाई यहां पर गौरलाटा चोटी है ना सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची प्राकृतिक प्रदेश कौन सी है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो होगा अपना जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसके अलावा सबसे ऊंचा पठार वाला क्षेत्र भी यही है। ठीक, सबसे ऊंचा पठार वाला भाग भी इसी को बोला जाएगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को। ठीक, अब इसके बाद एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है, कर्क रेखा मैंने बताया था आप लोगों को कि जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, उसके बाद कोरिया जिला, उसके बाद सूरजपुर जिला, उसके बाद बलरामपुर जिला। तो ये जो है लगभग लगभग कुछ कुछ ऐसे यहां से गुजरेगी, जैसे मान लो ये ऐसे कुछ गुजरेगी। ठीक, कर्क रेखा। तो यहां ध्यान रखना कि जो कर्क रेखा है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश से, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के दो प्राकृतिक प्रदेशों से होकर के गुजरती है, एक तो इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार, इधर जसपुर सामरी पाट प्रदेश से होकर के। अब यहां ध्यान रखना कि ये जसपुर जिले में नहीं जाती है, बलरामपुर वाले एरिया से ही जो है वो निकल जाती है, क्योंकि कर्क रेखा जसपुर में नहीं आती है, बलरामपुर में आती है। तो बलरामपुर में फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भी एरिया होता है, तो कर्क रेखा इसके ऊपर से गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश के उपविभाग। ठीक, उपविभाग हम लोग देखेंगे, मतलब कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश को
अलग अलग कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक, मतलब कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के जैसे कहीं पर थोड़ा सा अलग तरह का पाट है, कहीं पर कुछ अलग तरह का, या क्षेत्र के अनुसार जो है इस पाट प्रदेश को कुछ भागों में विभाजित किया गया। जितने भी हम लोग प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे उन सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं अब हम लोग इसको देखेंगे और इसी में से आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो पहला भाग होगा जसपुर पाट। पहला भाग क्या होगा? जसपुर पाट। दूसरा भाग होगा सामरी पाट। ठीक, तीसरा भाग होगा मैन पाट। मैन पाट। अगर मैं इसका एक मानचित्र तैयार करूं, मान लो कि ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। तो यहां पर 3 जिले, एक तो जसपुर जिला, ठीक, ये हो जाएगा हमारा जसपुर जिला, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ये जसपुर जिला, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जसपुर जिला को, ऐसे जसपुर जिला, और इस तरफ सरगुजा का भाग, और ये वाला जो है बलरामपुर का भाग। ठीक, तो 3 जिलों से मिलकर के बनता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश को ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो ऊपर वाला भाग है उसको बोला जाता है ऊंचा पाट, नीचे वाला को बोला जाता है नीचा पाट। ऊंचा पाट, नीचा पाट, या फिर ऊंचा घाट या उच्च घाट या नीच घाट। ठीक, ऊंचा नीचा, ये वाला जो है ऊपर भी है। अगर ऐसे हम लोग देखें मानचित्र के आधार पर, तो ये वाला जो भाग है ऊपर है और ये वाला भाग नीचे है, लेकिन इसके आधार पर इसको ऊपर नीचे नहीं बोला गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये वाला जो भाग है इसकी तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, अधिक ऊंचा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऊपर पाट या ऊंचा पाट या ऊंचा घाट। ठीक, और इसको बोला जाता है नीच पाट, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक, अब चूंकि ये जसपुर वाला भाग है, ये बलरामपुर सामरी कुसमी तहसील वाला भाग है, तो यहां पर देखिएगा तो नीच पाट कौन होगा? तो जसपुर पाट, जो जसपुर वाला जो भाग है ना, वो नीच पाट के नाम से जाना जाएगा, और सामरी पाट जो है ये जाना जाएगा ऊंचा पाट। ऊंचा पाट, या इसी को बोलेंगे ऊपर पाट। ठीक, मैन पाट, मैन पाट ही है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना है, जसपुर पाट, सामरी पाट, मैन पाट। अब इन तीनों के विषय में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा नहीं, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पूरा ओवरऑल जसपुर सामरी पाट प्रदेश को पढ़ा कि वो जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहीं पर है ना। ठीक, तो ये सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, ये सारा चीज पढ़ा हमने। अब जो है हम लोग इनको पढ़ेंगे, इसको तोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक, अब यहां पर एक थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो जसपुर पाट है, जो यहां दिख रहा है जसपुर में, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो पूरा पूरा जसपुर जिला नहीं आएगा, ध्यान रखना। जसपुर पाट के अंतर्गत इसमें आ जाएगा आपका पत्थलगांव, कुनकुर्री, जसपुर, बगीचा, ये जो है इसमें आ जाएगा। कुनकुर्री, जसपुर, बगीचा और पत्थलगांव इसमें आ जाएगा। बाकी जो उत्तरी जो जसपुर है वो आ जाएगा आपके यहां ऊपर पाट में, अर्थात सामरी पाट में। तो मान लो ये जसपुर है, ये जसपुर है, ऐसे पकड़ लो, ये जसपुर है। ठीक, ये जसपुर है। तो जसपुर का ऊपर वाला जो भाग है, ठीक, वो कहां आ जाएगा? सामरी पाट में आएगा। ठीक, सामरी पाट प्रदेश नहीं बोलना है हमने, सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को तोड़ दिया 3 भागों में। ठीक, तो उसमें से एक जसपुर पाट हो गया, जिसमें जसपुर के 4 तहसील आ रहे हैं मुख्य रूप से, पत्थलगांव, कुनकुर्री,
जसपुर, बगीचा। ठीक, सामरी पाट की बात करें तो शेष जसपुर, उत्तरी जसपुर, ठीक, वो आ जाएगा उसमें। इसके अलावा उसमें आ जाएगा बलरामपुर जिले का सामरी तहसील आ जाएगा, कुसमी तहसील आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। मैन पाट की बात करें तो इसमें जो अंबिकापुर के अंतर्गत जो मैन पाट का एरिया आता है वो आ जाएगा। उसके बाद सीतापुर तहसील का कुछ भाग आ जाएगा, लुंड्रा जो है उसका कुछ भाग आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे ये चीज। और थोड़ा सा वो जो है सामरी पाट में भी चला जाएगा, सीतापुर वाला जो एरिया है ना, क्योंकि बीच में जारंग पाट पड़ेगा, मैं बताऊंगा। जारंग पाट यहां पर पड़ेगा, जारंग पाट। ठीक, तो अब हम लोग पकड़ते हैं जसपुर पाट को। जसपुर पाट को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जसपुर पाट का विस्तार ध्यान रखना। जसपुर पाट का विस्तार जो है जसपुर जिले में है। 4 मैंने बताया, पत्थलगांव, कुनकुर्री, जसपुर और बगीचा, इन 4 तहसीलों में जो है ये विस्तृत है। ठीक, इसके अलावा इधर उधर का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है, कुछ अन्य तहसीलों का भी ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज जसपुर पाट प्रदेश के विषय में जो बहुत बार पूछा गया है कि जसपुर पाट प्रदेश जो है ना, जसपुर पाट, खाली मैं जसपुर पाट की बात कर रहा हूं, पूरा जसपुर सामरी पाट की नहीं। ठीक, खाली जसपुर पाट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो है सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो जसपुर पाट जो है सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है, सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है। तो हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है 3 भागों में विभाजित किया। इसके अलावा यहां पर और भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, जारंग पाट, ठीक, लहसुन पाट, उसके बाद जमीर पाट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, अगर मैं यहां पर उसको हाईलाइट कर दूं तो ये वाला जो भाग होगा यहां पर ये हो जाएगा आपका जारंग पाट। ठीक, जारंग पाट, ठीक है ना। यहां कहीं हम लोग बना लेंगे लहसुन पाट, लहसुन पाट। ठीक, यहां कहीं हम लोग बना लेंगे जमीर पाट, जमीर पाट। तो आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा पाट सबसे बड़ा है, या फिर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है, सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है। तो उसमें लगाना है जसपुर पाट सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। ठीक, उसके बाद अगर ऊंचा पूछा जाए ना, सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, तो उसमें होगा सामरी पाट। प्राकृतिक प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्राकृतिक प्रदेश तो ये पूरा हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है। लेकिन जब पाट प्रदेश की बात करें ना कि भाई कौन सा पाट प्रदेश सबसे बड़ा है, तब लगाओगे जसपुर पाट। कौन सा पाट प्रदेश सबसे ऊंचा है, तब लगाओगे सामरी पाट, क्योंकि सामरी पाट में ही गौर लाटा है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखोगे। आते हैं जसपुर पाट में, 4 जगह मैंने बताया। ठीक, अब इसके बाद जसपुर पाट की दूसरी चीज कि भाई इसमें क्या खास बात है। तो जसपुर पाट जो है, अगर हम बाकी चीजों को देखें, इसमें मिट्टी क्या पाई जाती है, तो लेटेराइट पाई जाती है। फसल में वही सब चीजें होगा जो मैंने बताया था पहले। ठीक, तो वो सारा चीज ध्यान में रखोगे। अब इसमें बताने लायक जो बात है उसमें कुछ चीजें ध्यान रखना। एक घाटी का नाम याद रखना, लोरो घाटी, लोरो घाटी। ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ये घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, लोरो घाटी। प्रश्न पूछ सकता है लोरो घाटी कहां पर है, भाई लगाना है कहां, जसपुर, जिला जसपुर। प्राकृतिक प्रदेश पूछेगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, खाली पाट प्रदेश पूछेगा तो जसपुर पाट, ऊपर जसपुर पाट, नीच पाट, नीच घाट, नीचा पाट, ये। ठीक, तो लोरो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर मत लगा देना, बस्तर में केसकाल घाटी है, दरबा घाटी है, बिनता घाटी है। ठीक, वो लोरो घाटी कहां है, जसपुर में। ठीक, अब इसके बाद अगला चीज, यहां पर एक पठार है पंडरा पाट नाम से, पंडरा पाट। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1123 मीटर कुछ है, 1123 मीटर इसकी हाइट है पंडरा पाट की। ठीक, 1123 मीटर इसकी हाइट है पंडरा पाट की। तो ये पंडरा पाट क्यों प्रसिद्ध है, तो भाई पंडरा पाट जो है बगीचा तहसील के अंतर्गत आता है, और इस पंडरा पाट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ईब नदी, ईब नदी। ये कहां से निकलती है, पंडरा पाट से। पंडरा पाट में भी
जो इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल ध्यान रखेंगे ईब नदी का, जो कि कई बार पूछा गया है। तो ईब नदी जो निकलती है, ये निकलती है खुर्जा पहाड़ी से। ठीक, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है। अब ईब नदी को ध्यान रखना कि ये जो है महानदी की सहायक नदी है। ठीक, महानदी की सहायक नदी है, या हम बोल सकते हैं कि ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ईब नदी, ईन नहीं है, ठीक है ना, ईब, ब बकरी का ब, ईब नदी। तो ईब नदी जो है ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एक चीज ध्यान रखो, हम लोग प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, एक चीज मुझसे बताना रह गया कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश का जो ढाल है वो कैसे डिसाइड होगा। एक तो मैंने बताया कि भाई नदियां जिस तरफ भी बहेंगी, तो भाई यहाँ की जो नदियां हैं वो तो जैसे कन्हार नदी मैंने बताया वो सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जो कि पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद ईब नदी और कुछ अन्य नदियां जो है दक्षिण की ओर बहती है। तो इनमें से प्रमुख ढाल किसको मानेंगे हम लोग? तो प्रमुख ढाल हम लोग मानेंगे जो सबसे लंबी नदी जिस ओर बहेगी ना, उसको हम लोग प्रमुख ढाल मानेंगे। अब जो ईब नदी है ये सबसे लंबी नदी है जसपुर सामरी पाट प्रदेश की, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास कुछ होती है। ठीक, तो ईब नदी जो है सबसे लंबी नदी है, तो ये जिस ओर बहेगी वही उसकी ढाल होगा उस प्राकृतिक प्रदेश का। ठीक, ध्यान रखना। जैसे अगर हम लोग बात करें दंडकारण्य की, तो इंद्रावती जिधर बहेगी वही उसका ढाल होगा। ठीक, बड़ी नदी, तो बड़ी नदी जिस ओर बहती है वही जो है उस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल होगा। तो ईब नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, महानदी से मिलती है, तो ढाल क्या कहेंगे हम लोग? दक्षिण की ओर। लेकिन यहाँ की अन्य नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है, तो साथ में हम लोग पूर्व लगा सकते हैं। ठीक, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो खुर्जा पहाड़ी से निकलेगी ईब नदी, जो कि महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उस बाद अगला चीज ध्यान रखोगे जसपुर पाट प्रदेश से कि यहां पर ग्रेनाइट के चट्टान भी देखने को मिलते हैं। दक्कन ट्रैप तो है ही है, मैंने बताया था जसपुर सामरी पाट प्रदेश में दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है, भाई वो तो है ही है, लेकिन यहां पर ग्रेनाइट के चट्टाने भी हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो इतनी बातें जो है जसपुर पाट प्रदेश के विषय में ध्यान में रखना। अब हम लोग चलते हैं सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, सामरी पाट को देखते हैं, इसको क्लीन कर देता हूं। जसपुर पाट तो हो गया ना, सामरी पाट। सबसे पहले विस्तार की बात करें तो सामरी पाट जो है सामरी तहसील, कुसमी तहसील और जसपुर का ऊपरी भाग, ठीक, ये जो है इसमें आएगा। अब इसके विषय में पहला चीज कि ये दूसरा बड़ा पाट प्रदेश है। सबसे बड़ा जसपुर हो गया, दूसरा ये हो गया सामरी पाट। अगला चीज याद रखना है कि पाट प्रदेशों में सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, क्योंकि यहां पर हमको पर्वत चोटी देखने को मिलती है, गौर लाटा। गौर लाटा क्या हाइट है? 1225 मीटर। ठीक, 1225 मीटर इसकी हाइट है गौर लाटा पर्वत चोटी की। अब ये कहां पर है पूछा जाएगा, भाई छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो बलरामपुर जिले में। किस तहसील में है? सामरी तहसील में। किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। ठीक, प्राकृतिक प्रदेश मैंने पूछा। उसके बाद पूछेगा किस पाट प्रदेश में है? जसपुर पाट में है, सामरी पाट में है, जारंग पाट में है, लहसुन पाट में है, जमीर पाट में है। किस पाट में है? सामरी पाट में है। ध्यान रखेंगे, मतलब चीज वही है, पूछने का तरीका 50 है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो गौरलाटा हाइट भी पूछा गया है, क्या हाइट है? तो 1225 मीटर। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अन्य चीजें, कुछ अन्य चीजें हम लोग देखते हैं। पठार वगैरह कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि एक जसपुर पठार हमको देखने को मिलता है, एक देखने को मिलेगा हमको खुड़िया पठार। ठीक, खुड़िया पठार का जो एरिया है वो जसपुर से लगा हुआ है। ठीक, तो खुड़िया पठार से एक नदी का उद्गम हुआ है। खुड़िया पठार के बखौना चोटी से, बखौना चोटी से एक नदी का उद्गम हुआ है, जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी हुई? ईब नदी। इसको हम लोग बोल सकते हैं अन्य प्रमुख नदी या दूसरी प्रमुख नदी। नाम है इसका कन्हार। ठीक, कन्हार जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और
कहां जाकर के मिलती है? सोन नदी में। सोन नदी में मिलने के बाद जो सोन नदी है आगे जाकर के बिहार में एक जगह है सोनपुर। सोनपुर का जो नामकरण है वो सोन नदी के नाम पर ही हुआ है और सोनपुर के पास ये गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है, मिल जाती है। तो कन्हार नदी भी उसके साथ जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये जो है सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी कन्हार नदी, ध्यान रखना। अच्छा, सोनपुर जो है ना ये भारत का सबसे बड़ा पशु बाजार भी है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक। तो खुड़िया पठार, बखौना चोटी, कन्हार नदी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कई सारे पुस्तकों में जो बखौना चोटी है इसको पंडरा पाठ भी दे दिया जाता है कि बगीचा तहसील के पंडरा पाठ के बखौना चोटी से कन्हार नदी निकलती है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया, कन्हार नदी हो गया, गौर लाटा हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे पाठ प्रदेश, ठीक। इसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे पाठ प्रदेश, इसको जो है सामरी पाठ के अंतर्गत मैंने यहां पर बताया था जारंग पाठ, लहसुन पाठ और जमीर पाठ, ठीक। तो सबसे पहले लहसुन पाठ की अगर मैं बात करूं तो लहसुन पाठ जो है ये आप लोग नंबर डाल के लिखेंगे, स्थलाकृति लिख सकते हैं या फिर सामरी पाठ के अंतर्गत पाठ, ठीक, छोटे छोटे पाठ। तो लहसुन पाठ पूछेगा कहां पर है लहसुन पाठ, तो बलरामपुर लगाना है। यहां पर मैंने जसपुर भी कर दिया है लेकिन बलरामपुर लगाओगे, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं, ये बलरामपुर कर लेते हैं, ठीक। तो बलरामपुर लगाओगे, जसपुर लहसुन पाठ को कहां लगाओगे? बलरामपुर, ठीक है ना। लहसुन पाठ बलरामपुर में है, उसके बाद ये वाला भाग भी जो है बलरामपुर में ही आएगा, जमीर पाठ, ठीक। तो लहसुन पाठ कहां पर है? बलरामपुर में। बस इतना ही याद रखना है कि लहसुन पाठ जो है बलरामपुर जिले में आता है और ये सामरी पाठ या ऊंचा पाठ के अंतर्गत आता है। दूसरा जमीर पाठ, जमीर पाठ जो कि पूर्व की ओर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है जमीर पाठ, ये भी बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। और इसकी खास बात यह है कि जमीर पाठ को छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं? जमीर पाठ को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, जमीर पाठ को, ठीक। जमीर पाठ क्या कहलाता है? बॉक्साइट का मैदान। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि किसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, ठीक। बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बॉक्साइट का मैदान जमीर पाठ। अब आते हैं तीसरा, जारंग पाठ। अब देखो जारंग पाठ जो है ये कहां पर होगा, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है बलरामपुर जिले में आएगा और थोड़ा सा हिस्सा जो है सरगुजा जिला में आएगा, ठीक। थोड़ा सा बलरामपुर, थोड़ा सा सरगुजा। सरगुजा में जो सीतापुर है, लुंड्रा तहसील है, उसका कुछ भाग जो है इसमें आएगा जारंग पाठ में, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, बलरामपुर और सरगुजा इन दोनों में फैला हुआ है जारंग पाठ और ये जो है मैन पाठ और सामरी पाठ के बीच में स्थित है। ये सामरी पाठ के अंतर्गत आता है जारंग पाठ, ठीक। तो सामरी पाठ के अंतर्गत आने वाले पाठ कौन कौन से हुए? जारंग पाठ, लहसुन पाठ और जमीर पाठ। अच्छा, जारंग पाठ के विषय में ध्यान रखना कि जारंग पाठ जो है ये क्या कहना चाहिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण यहां पर देखने को मिलता है, ठीक। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण, अगर प्रश्न पूछा जाए बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण कहां है, ऑप्शन में यही सब दे दे, जारंग पाठ, लहसुन पाठ, जसपुर पाठ, पंडरा पाठ, ऐसे टाइप से, तो जारंग पाठ लगाएंगे सर्वाधिक भंडारण। और बॉक्साइट का मैदान अगर बोला जाए तो जमीर पाठ को ध्यान में रखना, ठीक। तो इतना ध्यान रहना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना सामरी पाठ, ठीक। यहां ध्यान रखोगे कि ये सबसे ऊंचा है, जसपुर जो है सबसे बड़ा है और सामरी पाठ सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहां पर जो है ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। गौरलाटा सबसे ऊंची, उसके बाद और भी कई सारी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग मैन पाठ। तो मैन पाठ सबसे पहले इसका विस्तार जान लेते हैं। तो भाई मैन पाठ कहां पर है,
तो दक्षिणी सरगुजा जिले में स्थित है मैनपाट। कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आ जाता है? तो भाई मैनपाट वाला एरिया आ जाता है, थोड़ा सा सीतापुर वाला एरिया इसमें आ जाता है, ठीक। और मैनपाट जो है इधर अगर इसका हम लोग विस्तार अगर देखने की कोशिश करें तो दक्षिण में इसका जो है उदयपुर की पहाड़ियां हैं, दक्षिण में उदयपुर की पहाड़ियां, उत्तर में घुनघुट्टा नदी, ठीक। और इस तरफ जो है रिहर नदी, इस तरफ रिहर नदी है, उत्तर में घुनघुट्टा नदी जो कि रिहंद नदी की सहायक नदी है, इस तरफ रिहर नदी, इस तरफ उदयपुर की पहाड़ियां और इस तरफ जो है मांड नदी इसकी सीमा बनाती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अगर ओवरऑल हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश की सीमा की बात करें तो उत्तर में पूर्वी बघेलखंड का पठार का एरिया आ जाएगा, दक्षिण में महानदी बेसिन आ जाएगा, इधर भी वो पूर्वी बघेलखंड का पठार आ जाएगा, इधर छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, ठीक। अगर ऐसे ओवरऑल तो मैनपाट का विस्तार समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं मैनपाट के बारे में, यहां से काफी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैनपाट की प्रसिद्धि, बड़ा प्रसिद्ध स्थल है मैनपाट को, लगभग सब जानते हैं। एक बार के लिए वो जारंग पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट उसको ना जाने, काफी सारे लोगों के लिए तो भाई लहसुन पाट करके कोई जगह है, जारंग पाट, सामरी पाट, ये पहली बार सुना होगा काफी सारे लोगों ने, लेकिन मैनपाट के विषय में काफी लोग जानते हैं, ठीक। क्यों जानते हैं? तो भाई इससे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला, क्योंकि ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहां पर जो लोग हैं ना ये बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं। जिस तरह से शिमला है, हिमाचल प्रदेश में है ना शिमला, वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, शिमला में बर्फ वगैरह गिरता है, तो वैसे ही मैनपाट में भी कभी कभार बर्फ गिरता हुआ दिख जाता है, ठीक। तो इसी कारण से इसको जो है शिमला की उपमा दी गई है। यहां पर टूरिस्ट भी काफी जाते हैं, ठीक। काफी सारे मतलब टूरिस्ट प्लेस है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? छत्तीसगढ़ का शिमला। काफी बार पूछा गया है। दूसरा चीज, छत्तीसगढ़ का तिब्बत। छत्तीसगढ़ का तिब्बत या इसी को बोलेंगे छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का तिब्बत या फिर छोटा तिब्बत। अब तिब्बत क्यों बोला जा रहा है? तिब्बत भाई हमारे भारत के उत्तर में एक देश हुआ करता था जो कि आज के समय में दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं है, खत्म हो गया है। क्या हुआ था? ये जो देश है स्वतंत्र था, तिब्बत नामक देश। यहां पर बौद्ध धर्म अनुयायी लोग रहा करते थे, लेकिन चीन ने जो है ना इसको अपने अधिकार में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, कब्जा लिया। वैसे भी चीन कब्जाने में माहिर है ना, भारत के उत्तरी क्षेत्रों को कब्जाने के लिए हमेशा से रेडी रहता है। कभी वो अपने सैनिकों को भेज देता है, वो होता रहता है ना भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें, ठीक। तो चीन की ये आदत है, कुछ लोगों की आदत कभी जाती नहीं है, ठीक है ना। तो तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया और इसको लेकर के भारत और चीन के बीच एक युद्ध भी हुआ था। हालांकि तिब्बत को लेकर के नहीं हुआ था, जैसे तिब्बत पर अधिकार कर लिया ना चीन ने, उसके बाद वो जो है भारत में भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा था उत्तरी क्षेत्रों में। तो 1962 में युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच, जिसमें भारत की हार हुई थी, ठीक। तो होता क्या है, जैसे ही चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया तो वहां के जो बौद्ध धर्म अनुयायी है ना, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी कि भैया हमारी मदद करो। और काफी सारे लोगों ने मतलब भारत हेल्प करना चाहता था, लेकिन भारत खुद युद्ध में हार गया, कहां से हेल्प करता, ठीक। तो वहां के लोगों को अपने यहां उसने शरण देना स्वीकार किया कि आइए हमारे यहां रहिए। अब कहां बसाया जाए, कहां इनको जगह दिया जाए? अब भाई तिब्बत हिमालय पर्वत श्रृंखला में एकदम पहाड़ वाला, जहां बर्फ वर्फ ढका रहता है, वैसे जगह पर ये लोग रहते हैं बौद्ध धर्म के लोग। तो भारत सरकार ने सोचा भाई इनको ऐसा ही कोई जगह दिया जाए जिससे इनको अपना तिब्बत का याद न आए, ऐसा लगे कि ये लोग तिब्बत में ही हैं, ठीक। तो इसके लिए जो है इसको चुना गया छत्तीसगढ़ के शिमला को, अर्थात मैनपाट को, और यहां पर इनको बसाया गया। टाइम याद रखेंगे, 1962 में तिब्बतियों को छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बसाया गया, ठीक। प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर तिब्बत के लोगों को, तिब्बत के निवासियों को या बौद्ध धर्म अनुयायियों को बसाया गया है, शरण दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे मैनपाट में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है, स्थान दिया गया है, शरण दिया गया है, बताएंगे।
कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो 1962 में तिब्बत के निवासियों को यहां पर जो है स्थान दिया गया और वहां आप लोग जाओगे तो तिब्बती संस्कृति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तिब्बती कल्चर, मोमोज वोमोज अच्छा खासा मिलता है, ये बताया जाता है। ठीक, तो तिब्बती कल्चर जो है वहां पर काफी देखने को मिलता है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के किस स्थान में तिब्बती संस्कृति देखने को मिलता है, तो कहां पर, मैनपाट में। अब यहां पर एक ध्यान रखना कि प्रश्न एक पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल प्राचीन कालीन, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, ऐसा प्रश्न पूछेगा ना, और ऑप्शन में वहां पर मैनपाट रहेगा तो मैनपाट को टिक नहीं करना है, क्योंकि प्राचीन समय में यहां पर बौद्ध धर्म का कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। आधुनिक समय में जरूर मिलता है, क्योंकि ये लोग आ गए 1962 में, लेकिन प्राचीन समय का कोई भी यहां पर जानकारी नहीं मिलता है बौद्ध धर्म के विषय में। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान रखना मैनपाट के विषय में। अब देखिए, मैनपाट से एक नदी निकलती है जो खास नदी है, तो नदी निकलेगी यहां से मांड नदी। ठीक, मांड नदी जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और महानदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, तो ये नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, ईब नदी से छोटी है, ध्यान रखना, लेकिन ये दक्षिण में ही बहती है। ठीक, मांड नदी, इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो मैनपाट से। अच्छा, मैनपाट की ऊंचाई मैंने नहीं बताई है, तो इसकी ऊंचाई ध्यान रखना 1158 मीटर इसकी हाइट है। 1158 मीटर इसकी हाइट है, मतलब ये भी अच्छा खासा ऊंचा है। वो 1225 है गौर लाटा, ये 1158 मीटर है। ठीक, अब यहां पर काफी सारे जलप्रपात भी बनते हैं। वैसे तो जलप्रपात इधर भी बनते हैं, उसको हम लोग जलप्रपात में देखेंगे। ठीक, काफी सारे जलप्रपात हैं, छोटे छोटे जलप्रपात, बट मैनपाट में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जो कि मैनपाट में ही है। ठीक, तो कौन कौन से हैं ये जलप्रपात, तो भाई सबसे पहला जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात, जो कि मांड नदी में ही देखने को मिलता है। सरभंजा जलप्रपात, अभी सुन लो, बाद में जब मैं जलप्रपात पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम पे फिर इन जलप्रपातों को मैं डिटेल में बताऊंगा, कौन सा जलप्रपात कहां पर है, किस प्राकृतिक प्रदेश में पड़ता है, वो भी बताऊंगा। बाकी जलप्रपात के विषय में खाली जिला पूछता है, कौन से जिले में है, किस नदी में है, ये पूछा जाता है। ठीक, तो सरभंजा जलप्रपात ये कहां पर है, तो मांड नदी में है। मैनपाट से जैसे ही नदी निकलती है तो कुछ ही दूरी पर ये बनता है। उसके बाद है टाइगर पॉइंट, टाइगर, ठीक, टाइगर पॉइंट। उसके बाद मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, यही मैनपाट में टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट। ठीक, ये क्या है, जलप्रपात है, छोटे छोटे जलप्रपात हैं, कुछ नदी नालों में बने हुए हैं, क्योंकि मैनपाट पहाड़ी एरिया है तो छोटी छोटी नदियां निकलती है। ठीक, टाइगर पॉइंट के विषय में कहा जाता है कि इस जलप्रपात में जो टाइगर है, बाघ है, वो पानी पीने आया करते थे, इसीलिए नाम दे दिया गया टाइगर पॉइंट जलप्रपात। फिश पॉइंट, मछली पॉइंट जलप्रपात, अगर इसकी मैं बात करूं तो इस वाटरफॉल में मछलियां बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसको जो है फिश पॉइंट नाम दे दिया गया। अब मेहता पॉइंट, इसके पीछे का मुझे कहानी फिलहाल याद नहीं है, कोई मेहता नाम का व्यक्ति, मतलब जिसका सरनेम मेहता होगा, उसने खोज वोज किया होगा, इसीलिए मेहता पॉइंट नाम दे दिया गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा। ठीक, तो ये प्रमुख जलप्रपात। इसके बाद एक इको पॉइंट भी यहां देखने को मिलता है, देव प्रवाह झरना। ठीक, इसके अलावा कई सारी गुफाएं भी हैं, घाटियां भी है। ठीक, वो बहुत सारा हो जाएगा, तो जब हम लोग गुफा पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं उन गुफाओं को बताऊंगा। घाटियों को भी मैं घाटियां वाला एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक, बहुत सारी घाटियां हैं उसमें। ठीक, तो ये था मैनपाट, तो इतनी बातें यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। एक चीज बताना रह गया है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत मैंने बताया था कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में दो अपवाह तंत्र होते हैं मुख्य रूप से। मतलब जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है दो अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। एक तो भाई जैसे मांड नदी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे दक्षिण में बहती है। ठीक, ईब नदी भी दक्षिण में बहती है ऐसे। ठीक, और इधर जो कन्हार नदी है वो ऐसे कुछ बहेगी।
ऐसे, ठीक, कन्हार नदी ऐसे कुछ बहेगी, ठीक। लेकिन ये हो गया दो अपोहा तंत्र, इधर महानदी अपोहा तंत्र, इधर सोनगंगा अपोहा तंत्र। लेकिन जसपुर सामरी पाट प्रदेश एक और अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है। वो कौन सी है? ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, ब्राह्मणी नदी है एक, उड़ीसा क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक। तो उस नदी में भी जसपुर की एक नदी मिलती है। कौन सी नदी है वो? शंख नदी। शंख नदी। तो शंख नदी कहां मिलती है? ब्राह्मणी अपोहा तंत्र में मिलती है। काफी छोटी सी नदी है शंख नदी, मतलब छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह काफी कम है। तो ये जो है अपना क्या बोलना चाहिए, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आएगी। तो ध्यान रखेंगे कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत 3 अपोहा तंत्र देखने को मिलते हैं। सोनगंगा अपोहा तंत्र, महानदी अपोहा तंत्र और ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। प्रश्न पूछा जाएगा कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश प्रमुख रूप से किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है? तो इसकी जो बड़ी नदी, लंबी नदी जिस अपोहा तंत्र का हिस्सा है वही इसका आंसर होगा। तो भाई ईब नदी, ये यहां की प्रमुख नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ईब नदी महानदी में मिलती है, तो हम बोलेंगे कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश प्रमुख रूप से महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह जो क्षेत्र है 3 अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम देखें जो छत्तीसगढ़ का मैदान है महानदी बेसिन, उसमें केवल एक ही अपोहा तंत्र हमको देखने को मिलेगा, एक तो महानदी अपोहा तंत्र। अच्छा, उसके जो कुछ भाग है ना जो पश्चिम की ओर, नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा है, तो उसको हम लोग एक मान सकते हैं, ठीक। और जो एक बाघ नदी वो गोदावरी अपोहा तंत्र में मिलती है, तो उसको भी हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक। आगे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत जो भी चीजें थी लगभग सभी को मैंने बता दिया। अगर कोई भी चीज रह गई है तो प्लीज उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसको किसी तरह से भी आने वाले वीडियोस में ऐड करूं, करेक्ट करूं, या कुछ भी करके आप लोगों के सामने उसको लेकर के आऊं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने संगी साथियों को भी चैनल के बारे में बताइएगा। सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको भारत का इतिहास से संबंधित पूरा डिटेल लेक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इतिहास विषय, आपका अगर मुख्य विषय है इतिहास से, आप लोग छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इतिहास विषय से आप लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो बिल्कुल एक बार आप लोग चेक करिएगा मेरे चैनल को, आपको इतिहास के लगभग सभी वीडियोस मिल जाएंगे, एक टॉपिक छोड़ करके रियासतों का भारत संघ में विलय। 1-2 दिन में वो वाला वीडियो भी जो है अपलोड हो जाएगा, और मेरा जो भारत का इतिहास वाला जो सीरीज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको जरूर से देखिएगा अगर आप लोग इतिहास आपका मुख्य विषय है तो, अन्यथा आपको उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।